स्वागत है आपका क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के इस लेक्चर में। हम लोग पहले चैप्टर की चर्चा कर रहे थे और उसमें ऑलरेडी 7 या 8 लेक्चर हमने कंप्लीट किया। प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आगे देखना प्रारंभ करें। जैसा कि लिख रखा है, कक्षा 11 में आपने पादपों के कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा। आपका क्या विचार है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यह कह रहा है कि क्लास 11 में कायिक जनन के बारे में हमने पढ़ा है, बिल्कुल भी पढ़ा है। ये कायिक जनन होता क्या है, थोड़ा सा मैं इस पर आपसे चर्चा कर लूँ। ये कायिक जनन का मतलब होता है, कायिक जनन को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या इसको कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। तो एक बात तो आप जान लो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, माने अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है पादपों में होगी, तो उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन बोलेंगे। मतलब पौधों में जो अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, देखिए मैं लिख देता हूं, पौधों में जो अलैंगिक जनन की क्रिया होगी, अलैंगिक जनन की क्रिया होती है ना, इसी अलैंगिक जनन की क्रिया को हम लोग कहते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन हम इसी को कहते हैं जो पौधों में होता है। तो ठीक है, अब जो पौधों में कायिक प्रवर्धन है, तो ये जो क्लोन शब्द की बात कर रहा है ना, बिल्कुल भी उसके लिए उपयुक्त है, हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसको जाने कि यह कायिक जनन का मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों, कायिक जनन का मतलब यह होता है, कायिक यानी कि जो कि उसके बॉडी से संबंधित है, पूरे उसके बॉडी से, यानी कि पादप के पूरे शरीर से संबंधित हो सकता है। कैसे होता है तो देखते हैं। तो जितने भी निम्न स्तर के पादप पाए जाते हैं, जितने भी निम्न स्तर के पादप यानी कि इस वनस्पति जगत में जितने भी निम्न श्रेणी के पौधे हैं ना, उनके अंदर प्रत्येक अंग अलग अलग कार्यों को संपादित नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वे क्या होते हैं, अविकसित होते हैं। और हम कह सकते हैं उसमें लेबर ऑफ डिवीजन भी नहीं पाया जाता है। जब लेबर ऑफ डिवीजन नहीं पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है, हम लोग यह कह सकते हैं कि उनके अंदर बहुत सारे अंगों का विकास नहीं होता है, ठीक है। जबकि जितने भी उच्च श्रेणी के पौधे हैं, या हम कह सकते हैं पुष्पीय, अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है पुष्पीय पादप, यहाँ पे पुष्पीय पादप, ऐसे पुष्पी पादप, यानी कि ये पुष्पी पादप कौन से पादप हैं, तो जो फूल वाले जितने भी प्लांट्स हम लोग देखते हैं ना, उसे हम पुष्पी पादप कहेंगे। ये सबसे ही विकसित होते हैं, यानी कि सबसे अधिक यदि विकसित पौधों में पूछा जाएगा कौन सा पादप होता है, तो उसे हम लोग कहेंगे सबसे अधिक विकसित प्लांट कौन सा होता है, तो पुष्पी यानी कि फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसा यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है, तो प्यारे बच्चों, पुष्पी पादप के अंदर अलग अलग जो अंग होते हैं ना, उनके अंदर, उनके भीतर वो अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि काफी अधिक विकसित होता है। अब यहाँ पे इनके अंदर जो लेबर ऑफ डिवीजन होता है या डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना, वो हम लोग कह सकते हैं कि उनमें दो तरह से, यानी कि दो भागों में इसे हम लोग विभक्त कर सकते हैं। किसको किसको तो पुष्पी पादप को, यानी श्रम विभाजन के आधार पर पुष्पी पादप को दो भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन सा, तो चलिए देख लेते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पहला होता है वर्धी वर्धी जनन कह सकते हैं, या वर्धी अंग कहेंगे, वर्धी अंग। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव आर्गन, या पार्ट्स भी कह देंगे, पार्ट्स कह लें या आर्गन्स कह लें, पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ वर्धी अंग होगा और दूसरा होगा ऐसे, दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं जनन अंग, ये जनन अंग। और इसको हम लोग कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट्स उस पौधों के अंदर। अब यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि ये वर्धी अंग में कौन कौन से अंग आएंगे, तो वर्धी अंग में वे समस्त सारे अंग आते हैं जो उस पौधों के विकास के लिए, वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेवार होते हैं। जिसमें क्या आ सकता है, जड़ आएगा, जड़ आता है, तना आता है, पत्ती आती है, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त हम लोग कह सकते हैं कि शाखाएं जो होती है ना, शाखाएं वो भी इस वर्धी अंग में आ जाएंगे, यानी कि पौधों के वर्धी वाले भाग में आ जाएंगे, क्योंकि शाखाएं भी निकल करके अन्य उससे कई तरह की शाखाओं को देती हैं, या कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वह शाखाएं भी एक नए पार्ट्स का जन्म दे देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से वर्धी अंग में वे समस्त सारे अंग आएंगे जो पौधे के शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेवार है, जिसमें जड़ आ सकता है, तना आ सकता है, पत्तियां आ सकती हैं, शाखाएं आ सकती हैं। फिर दूसरा जो भाग होता है जिसे हम लोग जनन अंग कहते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, इसमें कौन सा भाग आता है, तो उस पुष्प के अंदर इस जनन अंग के रूप में जो फ्लावर वाला पार्ट्स है ना, जिसे हम लोग फूल कहते हैं, यह फूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यह वाला भाग
ही आता है। किसमें? जनन अंग के रूप में पौधों में क्या आता है? तो फूल आता है। ठीक है, और फूल ही हम क्यों कह रहे हैं? तो यह जनन क्रिया में भाग लेता है, यानी कि फूल के द्वारा ही उसके अंदर जनन होता है, कह सकते हैं। ये हम लोग आगे सीखेंगे भी, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्यों फूल को जनन अंग कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, फूल के 4 भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं, और 4 भाग में 2 भाग ऐसे हैं ना कि जो मेल और फीमेल को इंडिकेट करते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि जब इसमें मेल और फीमेल हैं, तो इसे हम लोग जनन अंग कह सकते हैं, क्योंकि मेल फीमेल का होना मतलब एक नए पौधे का निर्माण होने वाला एक सूत्र या जरिया यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको समझाया कि पुष्पी पादप ही वो ऐसा प्लांट्स है जो कि काफी अधिक विकसित प्लांट्स होता है, जिसमें वृद्धि अंग और जनन अंग आते हैं। तो इस तरह से हमने यह देखा कि कायिक जनन क्या होता है। फिर यहाँ पे हम फिर से रिवीजन कर देते हैं कि यदि अलैंगिक जनन पौधों के अंदर हम बताएंगे तो उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन भी कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और हमें जानना है कि जितने भी निम्न स्तर के प्लांट्स हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो जनन की प्रक्रिया होती है वो किससे होती है? तो उसी भाग से हो जाती है, ठीक है ना। निम्न स्तर में यानी कि निम्न श्रेणी के सामान्य जो भी प्लांट्स है ना, उनके अंदर कायिक जनन के द्वारा ही क्या देखने को मिलता है? नए संतति को देखने को मिलता है। ठीक है, और उसमें जो मातृ कोशिका होती है उसी से एक नए संतति का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ये सामान्य पौधों के लिए है, जो कि निम्न स्तरीय पौधों के लिए है। जबकि उच्च स्तरीय पौधों के लिए हम कहें तो उच्च स्तरीय पौधों में यह केवल 2 विधियों द्वारा ही संभव होती है, और उन विधि को हम क्या कहते हैं? तो पहले को कहते हैं, देखिए, उन विधि में पहली विधि जो होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक कायिक और जनन। ये 2 तरीके होते हैं उच्च वर्गीय पौधों में जनन। ठीक है, तो यहाँ पे कायिक जनन और प्राकृतिक कायिक जनन ये 2 विधियां हैं। प्राकृतिक कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और कृत्रिम को कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो पहला वाला भाग है प्राकृतिक कायिक जनन, इस प्राकृतिक कायिक जनन में हम लोग क्या समझेंगे? तो प्राकृतिक कायिक जनन में पौधों का वह भाग शामिल है जो कि उसके वृद्धि और विकास में भाग लेता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि पौधों के अंदर कायिक भाग के रूप में क्या हो सकता है? जड़ हो सकता है। किसमें? प्राकृतिक कायिक जनन में। क्या हो सकता है? तना हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? पत्ती हो सकती है। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं ब्रांचेस भी जितनी होती है ना, ये भी इसमें हो सकती हैं, जो प्राकृतिक जनन के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, अब इस प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर भी बहुत सारी विधियां होती हैं। इसको हम लोग